नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका बहुत सारा प्यार दुलार हमारे पिछले वीडियोस को मिल रहा है, जिसमें हम एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को लगभग समाप्त कर रहे हैं। हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें भौतिक के प्रारंभिक 3 चैप्टर्सों का हमने समापन कर लिया है। चौथा चैप्टर की वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड होगी। तब तक हम आज 5वें चैप्टर को एंजॉय करेंगे, जो कि काफी छोटा चैप्टर है, पृथ्वी का चुंबकत्व। कोरोना काल में इस हिस्से में काफी कुछ कटौतियां हुई हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत ही संक्षेप समय में ही समाप्त हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी का चुंबकत्व। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का व्यवहार एक चुंबक के समान है, लेकिन हम जिस चुंबक की बात कर रहे हैं, अर्थात पृथ्वी के मैग्नेटिज्म की, अर्थ मैग्नेटिज्म की, उसका मान बड़ा ही कम होता। दोस्तों, हम सोच रहे होंगे ये बहुत ही बड़ी राशि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि यह जो आपका चुंबकत्व है वो मात्र 0.1 से 0.5 गॉस है। बस इतने ही मात्र चुंबकत्व हमारी पृथ्वी का होता है, जिसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.5 गॉस। ठीक है, अगर गॉस को हम लोग टेस्ला में बदल लें तो आप जानते हैं इसे हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴ से 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, क्योंकि एक गॉस में कितना टेस्ला होता है? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी एक चुंबक के समान व्यवहार करती है, तो इस थ्योरी के लिए क्या क्या तर्क दिए गए हैं, क्या क्या आर्गुमेंट्स है। वैसे आज भी बच्चों ये चर्चा का विषय है कि पृथ्वी चुंबकीय व्यवहार क्यों दिखाती है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें हमारे पास आई, अलग अलग थ्योरीज आई, जिनमें से दो बहुत ही पॉपुलर थ्योरीज है जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला सर विलियम गिलबर्ट ने दिया है। सर विलियम गिलबर्ट ने ये पहली थ्योरी दिया है, जो बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के अंदर, कहीं अर्थ के बहुत ही अंदर डेप्थ में एक चुंबक गड़ा हुआ है, एक मैग्नेट गड़ा हुआ है, और पृथ्वी का भौगोलिक नॉर्थ ये है, भौगोलिक साउथ ये है, लेकिन ये जो चुंबक है वो पृथ्वी के भौगोलिक और नॉर्थ साउथ का जस्ट उल्टा है। यानी कि यहाँ पर गड़ा हुआ जो चुंबक है पृथ्वी के अंदर, ये लंबा चुंबक, इसका नॉर्थ पृथ्वी के साउथ की तरफ और इसका साउथ पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, इस तरीके से एक चुंबक गड़ा हुआ है, जिसके नाते पृथ्वी चुंबकीय प्रभाव दिखाती है। किंतु इस थ्योरी को बहुत ही जल्दी हटा दिया गया इस तर्क के साथ, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे अंदर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर का ताप तेजी से बढ़ता है, और हम सभी जानते हैं कि किसी भी चुंबक का यह प्रभाव, यानी कि चुंबकीय प्रभाव, क्यूरी ताप पर नष्ट हो जाता है। ये जो आपका ताप है क्यूरी ताप, वो लगभग 750 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो पृथ्वी के कुछ तल के अंदर ही जाते जाते हमें प्राप्त हो जाता है। और अगर ऐसा है तो पक्का है, अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक रहा भी हो तो उसका चुंबकीय प्रभाव अब तक तो नष्ट ही हो चुका होगा, यानी कि वह एक लौह में, यानी कि लोहे में बदल चुका होगा। इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन यह है कि पढ़ाई की सुविधा के लिए ये थ्योरी मानने में हमारे लिए आसानी ये है कि पृथ्वी का सामान्यतः व्यवहार भी ऐसा ही है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें इसी नॉर्थ से साउथ, यानी कि ऐसे ही प्राप्त होता है, कुछ इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ। जैसा आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, उसी तरीके से हमको प्राप्त होता है। इसलिए पढ़ाई की सुविधा के लिए गिलबर्ट साहब का ये कॉन्सेप्ट हमें काफी मददगार साबित होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। दूसरी ने क्या कहा, जो काफी कुछ हद तक सर्वमान्य भी लगता है और मान्य भी। कहानी ये है कि अगर हमारे पास एक पृथ्वी के गर्भ में हम चलें तो आप जानते हैं उसके अंदर धातुएं हमें मिलती हैं, और अगर ऐसे ही कुछ तापमान है, जैसा आप देख रहे हैं कि तापमान अंदर जाने पर लगातार बढ़ता है, तो ऑब्वियस से जो धातुएं होंगी वो मोल्टन स्टेज में होंगी, यानी कि पिघली अवस्था में होंगी, लिक्विड फॉर्म में होंगी। और अगर लिक्विड फॉर्म में होंगी, गर्म भी होंगी, तो ऑलरेडी उनके पास एनर्जी होगी। पर इसी के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती भी है, रोटेट भी करती है, इस तरीके से रिवॉल्व भी करती है, इस रिवोल्यूशन से भी कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो ऑलरेडी ये हीटेड है आयंस, मतलब गर्म है ये, यानी कि इनके पास ऑलरेडी उसमें ऊर्जा है, और पृथ्वी का घूर्णन इसमें, यानी कि घूर्णन ऊर्जा का समावेश भी हो रहा है। इस ऊर्जा से पर्याप्त ऊर्जा पाकर ये आयन क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल निकल कर जंप करने लगते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलने लगते हैं उनके कोष्ठकों से,
और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन निकलने पर हमारे पास क्या रह जाएगा, तो जवाब होगा पॉजिटिव आयन रह जाएगा मित्रों। तो जब पॉजिटिव आयन रह जाएगा तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ ये भी घूमेगा, और अगर पॉजिटिव आयन्स घूम रहे हैं इस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन के साथ, तो इनके घूमने पर आप जानते हैं या इनके चलने पर क्या होगा, धारा उत्पन्न होगी। यानी कि ये धारा कुछ ऐसी होगी जैसे किसी सर्कुलर पथ पर आई क्रिएट हो गया हो। और आप जानते हैं ऐसा अगर हमें प्राप्त हो जाए ऐसा लूप जिसमें आई बह रहा हो, तो इसके चारों तरफ अपने आप क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। किस नियम से आ जाएगा, आपने फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम पढ़ा है जो सिखाता है कि अगर हम इसको पकड़ें और अपने पंजों को मोड़ें तो ऑब्वियसली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी जो होगी इस कर्ल किए उंगलियों की तरीके से होगी। तो इस तरीके से हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात काफी हद तक हजम भी होती है, क्योंकि इस पर जो अन्य प्रायोगिक तरीके से देखा गया वो ये पता चला कि चंद्रमा जिसके पास कोई भी किसी भी प्रकार का धातु उसके गर्भ में पिघला हुआ हमें नहीं प्राप्त हुआ है, उसका कोई खास चुंबकीय क्षेत्र हमको नहीं मिलता है या बहुत ही नगण्य मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है शुक्र। ठीक है, हमारा जो शुक्र ग्रह है वो काफी धीरे गति करता है। अब धीरे गति करने के नाते दिमाग में आता है कि अगर वो धीरे गति कर रहा है तो ऑब्वियस उसमें घूर्णन ऊर्जा कम होगी शुक्र के मामले में। ठीक है, और अगर शुक्र में घूर्णन ऊर्जा कम है तो ऑब्वियस है कि वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमें हमारे हिसाब से उसका चुंबकीय क्षेत्र कम होना चाहिए, जैसा कि आंकड़ों के द्वारा प्रूफ भी हुआ। तो इन सभी बातों ने प्रूफ कर दिया कि ये थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा एलिजिबल है, मानने लायक है। तो आज की डेट में ये सबसे ज्यादा मान्य थ्योरी है। ठीक है, तो ये रही कहानी हमारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, कि कैसे उसमें चुंबकत्व पाया जाता है और उस पर क्या क्या आर्गुमेंट है। पर अभी तक मित्रों इन सभी थ्योरीज या इन सभी बातों में लगातार एक एक तर्क आते रहे हैं, और अभी तक किसी भी बात से पूर्ण रूप से पृथ्वी के चुंबकत्व की पुष्टि या सिद्धांत जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य हो या मान लिया जाए पूर्ण रूप से आया नहीं है। तो आपके पास एक मौका है आइंस्टीन बनने का, आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब बाकी हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। एक ग्लोब का मैंने आकार बना लिया है पृथ्वी को दर्शाने के लिए। इसका ऊपरी भाग आप जानते हैं इसको आप बोलते हैं उत्तर, और नीचे की तरफ साउथ, यानी कि क्या होता है, दक्षिण। अभी मैं इसको भौगोलिक उत्तर बोल रहा हूं। ठीक है, भौगोलिक उत्तर बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं भौगोलिक दक्षिण। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में दिखाने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, NG, जी फॉर जोग्राफिकल, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ। तो ये हमारा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब इन दोनों ध्रुवों को अगर हम सीधे सीधे ऐसे मिला दें एक सीधी रेखा के द्वारा, तो इस लाइन को हम लोग भौगोलिक अक्ष का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसके आगे हमने ये जो आपसे कहा कि पृथ्वी के गर्भ में कहीं एक चुंबक दबा पड़ा है, उसे पाया गया कि उसका चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा सा इस पोजीशन से टिल्टेड है, मतलब आपका जो चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो रहा था वो यहां से हो रहा है, ऐसे कुछ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से प्राप्त हो रहा था। ठीक है, इसे कैसे निकाला गया, कोई पूछ बैठे तो देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र निकालने का एक ही तरीका होता है, वो होती है चुंबकीय सुई, यानी कि मैग्नेटिक निडल की मदद से ही हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये रहा हमारा जो पृथ्वी का चुंबक है उसका नॉर्थ, और ये रहा साउथ। हम इसे मैग्नेटिक नॉर्थ यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, जिसे हम लोग दिखाएंगे N लिखकर, नीचे M से N फॉर मैग्नेट, और इसको S लिखकर नीचे क्या लिख दिया M, यानी कि मैग्नेटिक साउथ, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। तो इस तरीके से हमारा स्थिति है हमारे चुंबक की और हमारे भौगोलिक नॉर्थ और साउथ की। ठीक है, अब अगर यहां भी हम इन दोनों को सीधे सीधे लाइन से मिला दें, जैसे कि ऊपर आपने थ्योरी में इसमें पढ़ा भौगोलिक अक्ष कहते हैं, तो वैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को चुंबकीय अक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर हम इस पृथ्वी के जो सीधी लाइन आपने खींचा है, यहां पर अगर हम एक सीधी लाइन और बना लेते हैं, ठीक है, एक और सीधी लाइन बनाते हैं जो इसके लंबवत आ जाए, तो यहां पर जो हम तल बनाएंगे इस तरीके से, इसे हम लोग भौगोलिक निरक्ष के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, भौगोलिक निरक्ष।
ठीक है। और इसी तरीके से देखिए ये जो आपने चुंबकीय अक्ष जोड़ा है, इस पर देखिए 90 डिग्री बनाता हुआ एक तल बना लें आप, ठीक है। तो ये तल हमारा जो होता है, ये वाला जो चुंबकीय पर 90 बना रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय निरक्ष बोलेंगे। अच्छा एक बात और, अगर आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाने जा रहे हैं तो चुंबकीय सुई की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बताइए, जब यहाँ हम चुंबकीय सुई लगाएंगे तो चुंबकीय सुई का कौन सा सिरा यहाँ पर रहेगा, इस तरफ कौन सा रहेगा, तो जवाब होगा सर इधर रहेगा साउथ, और नीचे की तरफ क्या रहेगा आपका, नॉर्थ रहेगा सर, ठीक है, यही तो होगा। और दूसरी तरफ जब हम ऐसे चलते 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 आएंगे, अपनी चुंबकीय सुई को रख रख कर हर जगह पहुंचेंगे, और ऐसे करते हुए जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम पाएंगे कि फिर हमारी चुंबकीय सुई बिल्कुल इस तरीके से दिखाई दे रही है, और नीचे की तरफ क्या है, नॉर्थ है, ऊपर की तरफ साउथ। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए नॉर्थ की तरफ साउथ और साउथ की तरफ क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ। अब अगर आपसे कोई भूगोल या अगर आपसे कोई चुंबकीय अक्ष यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की परिभाषा पूछे, जैसे एम का मैंने परिभाषा पूछा, तो कितना आसान इसका परिभाषा बन सकता है। अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपको क्या लगेगा कि हमारे नीचे की तरफ कौन है, साउथ। तो चुंबकीय सुई जहां बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ हो हमारे, वह पोजीशन हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर आपकी चुंबकीय सुई आपको देखने में ऊर्ध्वाधर ठीक नीचे नजर आ रही है, उसका कौन सा सिरा, दक्षिणी सिरा, तो उस स्थिति में आप उसको चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए, आप इसी के साथ चलते चलते यहाँ तक आए होंगे, तो अगर आपको यहाँ पर मैं इमेजिन कर लूं तो फिर आप देख सकते हैं कि आपकी आंखें नीचे की तरफ हैं, और नीचे की तरफ कौन पड़ रहा है, नॉर्थ, ये वाला चुंबकीय सुई का नॉर्थ। तो हम यहाँ पर अगर डिफिनेशन देना चाहें एसएम की, ठीक है, तो एसएम की परिभाषा ये दी जा सकती है कि वह बिंदु जहां पर हमारे चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ पड़े, वह हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, मजेदार बात, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कितने का कोण होता है, तो ये 11.3 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन यह समय के साथ बदलता भी रहता है। फिलहाल ये कई कई वर्षों में बदलता है, एक दो दिन की कहानी नहीं है कि हम कह दें कि हाँ ये बहुत जल्दी बदल कर अगले साल 12 डिग्री हो जाएगा, ये सही नहीं होगा, समय के साथ बदलता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ठीक है, अब चलिए आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगली हमारी हेडिंग है नमन कोण, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नमन कोण क्या है, नमन कोण देखिएगा, नॉर्मली जो चुंबकीय सुइयां हमारे पास होती हैं वो सिर्फ इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं, ऐसे जैसे मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल इस तरीके से, यानी कि वो केवल हॉरिजॉन्टल मोशन करती हैं। पर जब हम बात कर रहे हैं नमन कोण की, तो हमें एक ऐसे चुंबकीय सुई की आवश्यकता है जो ऊर्ध्वाधर भी मोशन कर सके, इस तरीके से भी, यानी कि हॉरिजॉन्टल तो करे ही करे वाइब्रेट, साथ ही साथ ऐसे भी करे। ठीक है, तो अब इसी पर मैं एक छोटी सी बात समझाऊंगा जिसे आप बड़े आराम से समझ जाएंगे नमन कोण क्या है। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं हम पृथ्वी की पोजीशन ऐसे बना लिया हमने, और हम चल रहे हैं यहां से, ये एन एम है हमारा, एन एस है हमारा, सॉरी एस एम है हमारा, ठीक है, एन एम एस एम, यानी कि मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। अब अगर हम यहाँ से अपना मैग्नेटिक नीडल लगा लें, तो आप समझ रहे हैं मैग्नेटिक नीडल का यहाँ पर क्या होगा, साउथ, यहाँ नॉर्थ। अब इसको ले लेकर मैं चल रहा हूँ मित्रों, ऐसे ऐसे ले लेकर चल रहा हूँ, तो आप क्या पाएंगे, जरा अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि इस समय आपका एंगल कितना बन रहा होगा अपने क्षैतिज से, तो जवाब होगा सर ये 90 डिग्री होगा। अब इस चुंबकीय सुई को लेकर मैं चल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से स्थिति होता हुआ यहाँ तक आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ऐसे आगे चलते चलते चला जाऊं, तो यहाँ पर जब मैं आऊंगा, इस जगह पर मैं आऊंगा, तो क्या पाऊंगा कि ये चुंबकीय सुई बस ऐसे कुछ रही होगी, जो कि हमारे इस चीज से, यानी कि हमारे हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल पैरेलल होगी, यानी कि थीटा बराबर अभी हम कह सकते हैं 0, यहाँ थीटा कितना 90। अब इसी चीज को थोड़ा फील करिए, मैंने ये चुंबकीय सुई ली, इस तरीके से चुंबकीय सुई धीरे 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 अपना डायरेक्शन बदलता हुआ जा रहा है, एक मिनट, ये मैं नीडल ले लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा किनारा रहा, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे जा रहा,
जब ये एक बैग यहाँ आएगा तो आप देखिएगा एक बैग इसमें फॉल होगा, ये इस तरीके से थोड़ा सा क्या करेगा, जब यहाँ आएगा तो ये हमारी सुई जो है वैसे बेंड कर जाएगी। फिर से देखिएगा, हम यहाँ से चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, मैंने कहा ये ऊर्ध्वाधर भी चलने के लिए फ्री है, तो जब यहाँ तक आएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो अपने इस साउथ की तरफ इंगित करेगा और ये थोड़ा सा आपका ऐसे दब जाएगा। तो देखिए पहले जो ऐसे था वो क्या हुआ, ऐसे दब गया। अब यही एंगल यानी कि यही कोण जो चुंबकीय सुई अपने क्षैतिज से, पृथ्वी के क्षैतिज से बनाती है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण के नाम से जानते हैं। इस जगहों पर ये 90 और यहां भी आते आते आप समझ सकते हैं यहां भी एंगल आपका क्या बनेगा, 90 बनेगा, लेकिन इस जगह पर अगर आप अंडरलाइन करें तो ये थोड़ा सा इसकी तरफ इंगित करेगा हमारा जो मैग्नेटिक सुई होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर ऐसे खींच दूं तो ये जो एंगल बन रहा है क्षैतिज से, इसी को आई यानी कि नमन कोण के नाम से हम जानते हैं। यानी कि फिर से मैं कह रहा हूं, चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज से, चुंबकीय सुई पृथ्वी के क्षैतिज से जो कोण बनाती है वह कोण हमारा क्या कहलाता है, नमन कोण कहलाता है। ये बहुत ही आसान सी चीज हो गई। तो ये हमारा आई है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ऑब्वियस है ये क्या होगा, वर्टिकल, यानी कि अगर ये क्षैतिज है तो ये क्या होगा, हमारा ऊर्ध्व होगा। अब कोई पूछे कि सर यहां पर यानी कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पर आई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कह सकते हैं सर आई की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री पर। जबकि निरक्ष पर अगर मैं पूछूं, चुंबकीय निरक्ष पर, तो दोनों समांतर होने के नाते आई की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 0 के। ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा सवाल बन सकता है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा तैयारी कर लेते हैं। आइए देखिए कितना आसान काम है। हमने ये जो डायग्राम आपके लिए बनाया उसमें देखिए सुई हो गई हमारी, ठीक है, और ये सुई कितने का एंगल बना रही है, आई का। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है यानी कि बी एच, चुंबकीय हॉरिजॉन्टल, चुंबकीय क्षैतिज, और ये आपका बी वी यानी कि चुंबकीय ऊर्ध्व, ठीक। अब ये आई है तो इसके दो घटक हम ले सकते हैं, और ये जो आपका दर्शा रहे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। सुई क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र ही तो बताएगी, उसका वही काम ही बताना। तो ऑब्वियस है, कोई पूछे कि सर बी एच क्या होगा, तो आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में कॉस लगाते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर ये ऊर्ध्व घटक है, ऊर्ध्व घटक का मान किस में आता है, साइन में, तो हो जाएगा बी साइन थीटा। रिलेशन निकल कर आया कि बी कॉस थीटा बराबर बी एच, इक्वेशन नंबर 1, और बी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका वी बी, बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इन दोनों का आप साइड बाई साइड भाग दे दे, इसके नीचे ये रख दे, तो हम पा जाएंगे बी साइन थीटा, सॉरी मैं थीटा लिख रहा हूं, यहाँ आई है आपका, बी साइन आई अपॉन क्या हो जाएगा, बी कॉस आई। तो अगर हम यहाँ पर भाग दे दें, बी बी बाई क्या हो जाएगा, बी एच, ये एक दूसरे को काटेंगे, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा आपका टेन आई, टेन आई बराबर बी वी बाई बी एच। तो अब अगर आप आई निकालना चाहते तो जवाब हुआ सर टेन इनवर्स बी वी बाई बी एच, ये हो गया आपका, ठीक है। और भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, जरा गौर करिए, इन दोनों का अगर वर्ग करके जोड़ दें, मैंने क्या कहा, दोनों का वर्ग करें, तो वर्ग करने पर इधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर आई, और इसके बगल में ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। तो उस तरफ भी आ जाएगा हमारा बी एच का होल स्क्वायर और बी बी का होल स्क्वायर। दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो बन जाएगा कॉज स्क्वायर आई प्लस साइन स्क्वायर आई बराबर बी एच का होल स्क्वायर और बीबी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ऑब्वियस है बी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी एच का होल स्क्वायर और बीबी का होल स्क्वायर, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों रिलेशन पर आप ध्यान दें मित्रों, तो बड़े ही आराम से किसी भी तरीके का सवाल आप आराम से निकाल सकते हैं। पृथ्वी का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो जवाब है सर बी कॉस थीटा, ऊर्ध्व घटक बी साइन थीटा, tan आई बीबी बाई बी एच, और b की वैल्यू क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों के वर्गों के योग का अंडर रूट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, आप समझ चुके हैं। एक हमारे पास क्या है, अगर हम डायग्राम पृथ्वी का ये बना लें तो ये सीधा जोड़ने पर आप जान रहे हैं ये आपका नॉर्थ ज्योग्राफिकल और ये साउथ आपका ज्योग्राफिकल, ये आपका थोड़ा सा टिल्टेड क्या हो गया, ये आपका नीचे वाला हिस्सा एन एम मैग्नेटिक नॉर्थ और ये आपका साउथ मैग्नेटिक। ठीक है, मान ले कोई आदमी यहां पर है, ठीक है, हम पूछे सर ये भौगोलिक उत्तर क्या होगा, तो इस P को हम क्या करेंगे, ये ऐसे मिला लेंगे। देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे।
अब ये जो बना प्लेन, यानी कि कोई एक बिंदु पृथ्वी पर स्थित है, उसको अगर हम पृथ्वी के भौगोलिक नॉर्थ और भौगोलिक साउथ के सिरों से अगर जोड़ दें तो ये जो आपका प्लेन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं इसको? भौगोलिक यामोत्तर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर इस P को हम इससे लाकर मिला दें तो इस तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं कि ये अगर हम इससे मिला दें यहाँ पर, तो इस स्थिति में ये जो आपका बन रहा है तल, इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर। फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर पृथ्वी के तल पर कोई बिंदु स्थित है, कोई देश है, कोई प्रदेश है, मान लेते हैं कोई कंट्री है, वहां पर अगर उस बिंदु को लाकर हम पृथ्वी के भौगोलिक नॉर्थ और भौगोलिक साउथ से जोड़ दें तो एक तल बनेगा। ये आप देख रहे होंगे, इस तल को हम लोग क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर। और अगर इसको चुंबकीय वाले अक्ष से जोड़ दिया जाए दोनों सिरा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामोत्तर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एंगल बन रहा होगा, यानी कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। किसी भी स्थान पर स्थित बिंदु के भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का ही एंगल जो है हमारा, वो कहलाता है हमारा दिक्पात का कोण। इसे किससे दर्शाते हैं? डी से। किससे दर्शाते हैं मित्रों? डी से। अब कोई पूछेगा सर चुंबकीय सुई कहाँ गई, वो वाला कहाँ गया कहानी? हम कहे बिल्कुल सिंपल है मेरे दोस्त, इसको आप यहाँ पर चुंबकीय सुई बना लीजिए। ये पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल है और ये पृथ्वी का ये वाला सिरा जो आपने यहां से जोड़ा है, ये क्या आपका? BV है। तो ये आपका जो एंगल है वो आई है। देखिए एक ही डायग्राम में क्लियर हो गया होगा। ये हमारा भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का एंगल है। ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण। और अगर मैं ये लाइन मिला दूं तो पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हुआ? वर्टिकल, और बीच में चुंबकीय सुई होगी, तो ये चुंबकीय सुई जो BS से कोण बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल, यानी कि नमन कोण के I के नाम से हम जानते हैं। तो ये रही पूरी कहानी हमारी दिक्पात कोण की और नमन कोण की। अब कभी कभी हमसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बड़ा ही छोटा सा, कि पृथ्वी के चुंबकत्व का अव्यय क्या है, इसका सेंस क्या हुआ? पृथ्वी के चुंबकत्व का अव्यय का सेंस ये है कि ऐसी कौन सी चीजें आपको पता रहे कि आप किसी भी जगह पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकें। तो जवाब होगा सर बहुत ही आसान काम है, उसके लिए हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अव्यय होते हैं। 2 आपके सामने दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है डी यानी कि दिक्पात कोण, दूसरा आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है नमन या नति कोण, और तीसरा है आपका BH यानी कि पृथ्वी का क्षैतिज घटक। क्या क्या चीज मैंने बोला? डी चाहिए, I चाहिए और BH चाहिए। ये 3 चीजें क्या कहलाती हैं? पृथ्वी के चुंबकत्व के अव्यय। यानी कि अगर पृथ्वी का किसी भी स्थान के बारे में आपको डिटेल देना है तो हमें ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नमन या नति कोण, और तीसरा पृथ्वी का क्षैतिज घटक। अगर ये तीनों हमें पता हो तो हम बड़े ही सहजता के साथ ये सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगर हम पृथ्वी के इस तल में, ऑब्वियस है मित्रों, अगर एक चुंबक रख दें तो आपने पढ़ा होगा कि चुंबक जाकर ठहर जाएगा नॉर्थ और साउथ दिशा में। ठीक है। अब अगर मैंने माना कोई चुंबक ऐसे रख दिया जिसका नॉर्थ, ठीक है, साउथ इस तरीके से, यानी कि पृथ्वी का भी इधर आप जान रहे हैं चुंबकीय की अगर बात करूं तो इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा? साउथ होगा। ये आप जान रहे हैं। भौगोलिक की बात करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इस स्थिति में जब इसका बनाया गया चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक नीडल की सहायता से, तो ऐसा ही बनना था, ऑब्वियस था, आप समझ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है। लेकिन इसी बनाने में हमने एक खास बात पाई कि कुछ देर बाद कहानी कुछ ऐसी हो गई कि हमें चुंबकीय क्षेत्र जो मिल रहा था उसमें एक ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया सर? इधर देखिए जरा, एक मिनट। एक ट्विस्ट आया कि बनाते बनाते अचानक हमने देखा कि 2 जगह ऐसे मिले, एक साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ। 2 पॉइंट्स ऐसे जगह मिले जहां जब हमने चुंबकीय सुई रखा है, क्योंकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय सुई से ही निकलेगी, तो यहां और यहां पर हमें क्या मिला कि 2 नल बिंदु मिले। यानी कि नल बिंदु का मतलब ये होता है उदासीन बिंदु मिले। इसका सेंस ये है कि जब यहां पर चुंबकीय सुई आई तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र
नहीं निकल लग रहा है। तो ये ताज्जुब की बात हुई कि मैग्नेट के बगल में है आप, चुंबक के बगल में है, और आपकी चुंबकीय सुई रिस्पॉन्स करना बंद कर दे। इसका तो सेंस ये हुआ कि वहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो बिल्कुल आपका एकदम सही अनुमान है दोस्तों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का नॉर्थ और इसका नॉर्थ और इसका साउथ, पृथ्वी का साउथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे पर, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के क्षैतिज घटक एक दूसरे को लड़कर खत्म कर दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए चुंबकीय सुई पर उस जगह पर, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, दो ऐसे पॉइंट हैं कि जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु या नल बिंदु, या अर्थात ऐसा बिंदु जहां पर पृथ्वी का क्षैतिज और चुंबक का क्षैतिज घटक एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल आउट कर दे, प्रभाव को निरस्त कर दे, वह बिंदु क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। अगर मैं इसी चुंबक के इस कहानी को उलट दूं, यानी कि जो पहले इधर नॉर्थ था यहाँ साउथ कर लें, और साउथ की जगह नॉर्थ, तो हमें उदासीन बिंदु फिर इस तरफ मिलने लगते हैं। ठीक है, इन दोनों साइडों पर मिलने लगते हैं। एक चुंबक के साथ केवल दो उदासीन बिंदु जुड़े रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ही होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि किसी भी चीज को चुंबकित करना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं जब हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि निकेल, कॉपर या आयरन को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। मतलब अर्थात ये है कि उसका व्यवहार भी चुंबक के समान हो जाता है, या चुंबक के जैसा वो व्यवहार दिखाने लगता है। इस प्रक्रिया को हम चुंबकन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा, जब किसी भी चुंबकीय पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर अन्य पदार्थों को चिपकाने का गुण आ जाता है। इस गुण को हम चुंबकन कहते हैं। अब चुंबकन करने के लिए ऑब्वियस है आपको एक चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ेगा। इसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग H से दर्शाते हैं। देखिएगा पहली हेडिंग, चुंबकीय तीव्रता। अगर हम जो चुंबकीय क्षेत्र लगाए हैं किसी भी पदार्थ के चुंबकन कराने के लिए, वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी? चुंबकीय तीव्रता। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर, या सीजीएस में मात्रक अगर पूछा जाएगा तो जवाब है ऑस्ट्रिक होगा। ठीक है, अब जो पदार्थ हमने रखा है इसके अंदर चुंबकन भी मौजूद हो जाएगा, कुछ ना कुछ चुंबकन आ जाएगा, और वह चुंबकन उस पदार्थ के अंदर आएगा, उसके आयतन पर आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, चुंबकीय आघूर्ण जो कुल उत्पन्न हुआ, एकांक आयतन पर अगर उसे निकाला जाए, मैंने क्या कहा? एकांक आयतन पर उसको अगर निकाला जाए तो उस स्थिति में हम उसे चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। बाकी m के बारे में आपने पढ़ा है, इसका सूत्र होता है NIA। आयतन के लिए आप आयतन का मात्रक लिख सकते हैं एरिया गुणे लंबाई। ठीक है, तो ये कट जाएगा। आई का मात्रक एम्पियर और लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बातें आपके समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। इस B और H का रिजल्टेंट, B और H का जो परिणामी आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। यानी कि H के लगाने से इसके अंदर जो प्रेरणा पैदा हुई, भावनाएं पैदा हुई, इच्छाएं पैदा हुई, उसी को अगर माप लिया जाए तो उसे चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहेंगे। इसका सॉरी, H और B का नहीं, I और H का परिणामी जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा B कहलाता है। उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। वैसे फॉर्मूले के नाम पर हम इसे लिख सकते हैं म्यू बराबर म्यू 0 H प्लस I, ये इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, अगला सिंपल सी छोटी छोटी सी टॉपिक्स हैं, जैसे पारगम्यता या चुंबकशीलता। ये सिंपल सी चीज है। इस B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, और H का मतलब हुआ चुंबकीय तीव्रता का अनुपात हमारा क्या कहलाता है? चुंबकशीलता। B और H का अनुपात चुंबकशीलता या पारगम्यता कहलाता है। B का मात्रक आप सभी अच्छे से जानते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और H का मात्रक अभी भी आपने देखा एम्पियर मीटर। मीटर ने मीटर को काट दिया, मात्रक आ जाएगा आपका वेबर। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अगला आपेक्षिक चुंबकशीलता। यहाँ म्यू किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता है।
पदार्थ की चुंबकशीलता है, और ये क्या है, किसी निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू जीरो किसकी है, निर्वात की चुंबकशीलता। अगर हम एक ही चुंबकीय क्षेत्र एक बार किसी पदार्थ पर लगाएं, ठीक है, और उसकी चुंबकशीलता निकाल लें, और एक बार किसी वही चुंबकीय क्षेत्र किसी निर्वात पर लगाकर उस निर्वात की चुंबकशीलता निकाल लें, तो इन दोनों का अनुपात आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। अब देखिए यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, B बाई एच बनेगा, इसमें बनेगा B0 बाई एच। एच ही मैंने लिया क्योंकि दोनों पर समान एच लगाएंगे, केवल फर्क किसका आएगा, B और B0 का, क्योंकि अगर पदार्थ है तो उसके अंदर प्रेरण अलग होगा, और अगर निर्वात है तो उसके अंदर प्रेरण अलग होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं सर H और H कट गया और यहाँ B बाई B0 हमको मिल गया। और अंतिम चीज है हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति। तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए आपके पास सूत्र होता है, इधर देखिएगा। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम एक खास साइन से दिखाते हैं, इसको एक्स मत पढ़िएगा, एक टांग छोटी है दूसरी टांग बड़ी है, इसे हम काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काई। काई बराबर होता है आई बाई एच, यानी कि आई का मतलब हुआ चुंबकन की तीव्रता और बटे एच का मतलब चुंबकीय तीव्रता का अनुपात क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। अब खासियत देखिए, ये भी एम्पियर मीटर में मापा जाता है, ठीक है, और ये भी एम्पियर पर मीटर में मापा जाता है, तो इनके कट जाने के नाते ये कैसी राशि होगी, तो जवाब होगा सर यह मात्रक विहीन राशि होगी, और इसके लिए हमें कोई ना कोई एक अंक मिलेगा, कोई ना कोई एक अंक मिलेगा। उस अंक के आधार पर हम बता सकते हैं कि दिया गया पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी या क्या है, ठीक है। अब आइए जरा ध्यान देते हैं, अगर हमारे x का मान एक ऋणात्मक मान दे जाता है, नेगेटिव, तो यह है प्रतिचुंबकी, ठीक है, यह प्रतिचुंबकी है, ठीक है। और अगर हमारे काई का मान हमको जो मिल रहा है, काई का मान एक छोटा मान है, छोटा धनात्मक मान है, ठीक है, तो वह हमारा होगा अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय। और अगर x का मान एक बड़ा पॉजिटिव अंक आ रहा, बड़ा धनात्मक मान दे रहा है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बताते हैं। यानी कि x की वैल्यू से आप किसी भी पदार्थ का कैरेक्टर बता सकते हैं कि वह क्या है, प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, या आपका लौह चुंबकीय है, ठीक है। तब अगर हम यहाँ पर कुछ रिलेशन निकालना चाहें जैसे एच बी और आई में, तो आइए देखें, थोड़ा सा हेल्प कर लें, यहाँ पर बड़े ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इधर वापस आइए, आपके पास सारे अच्छे अच्छे फॉर्मूले आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके पास बी है, हम क्या क्या निकालना चाह रहे हैं, एच में, आई में, और साथ ही साथ बी में संबंध निकालना चाह रहे हैं। तो हमारे पास एक बढ़िया संबंध है, बी बराबर कितना, म्यू जीरो एच प्लस आई, ये हम जान रहे हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि इसी संबंध का उपयोग कर कर आप काई में भी संबंध ले आइए और म्यू में संबंध ले आइए, इनमें संबंध क्रिएट कर दीजिए। तो देखिए कितना आसान काम है, आप सभी जान रहे हैं। पहला हिसाब किताब देखिए जरा, काई का मामला क्या होता है, कहेंगे सर काई बराबर होता है आई बाई एच, यानी कि आई बराबर रख सकते हैं एच काई। तो अगर यहाँ पर हम एच काई रख दें तो दोनों जगह से एच कॉमन, तो ये हो जाएगा एच कॉमन लेने के बाद म्यू जीरो एच 1 प्लस काई। फिर देखिए जरा बी की जगह क्या रख सकते हैं, कहेंगे सर बी की जगह देखिए यहाँ से म्यू बराबर क्या होता है आपका बी बाई एच होता है, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, कहेंगे सर जी एच म्यू आ जाएगा, एच से एच क्या होगा, कट जाएगा, म्यू के नीचे लाकर म्यू जीरो पटक दीजिए, ठीक है, और सामने देखिए क्या बचा आपका 1 प्लस काई बच गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो म्यू बाई म्यू जीरो को आप पहले से किस नाम से बुला रहे हैं, म्यू आर, यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता के नाम से। तो यहाँ हो गया म्यू आर बराबर 1 प्लस काई। तो ये रहा हमारा म्यू, म्यू जीरो और काई में संबंध, ठीक है, यानी कि म्यू आर यानी कि अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है 1 प्लस काई, काई का मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति के। तो ये हमारे रिलेशन हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल हेडिंग है, अच्छे से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। विचुंबकन, एक मैंने पढ़ा चुंबकन, अगला क्या है हमारा विचुंबकन। विचुंबकन का मतलब होता है कि आपको एक मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि चुंबकीय पदार्थ या चुंबक दे दिया जाए बल्कि, और उस चुंबक का चुंबकीय गुण आपको नष्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे, एक मेथड है क्यूरी ताप, क्यूरी ताप दे देने से किसी भी पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है। एक तरीका और है कि पहले आप उसे चुंबकित करें, ठीक है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र को लगाकर, यानी कि एच को,
लगाकर फिर धीरे धीरे इसको अपोजिट डायरेक्शन में कम करना शुरू करिए। तो जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे इसके अंदर की चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती जाएगी और एक समय आएगा जब इसका मान पूरा खत्म होकर नष्ट हो जाएगा और हम कहेंगे पदार्थ अब एक लौह पदार्थ में या लोहे जैसे पदार्थ में बदल चुका है और यह चुंबक का विचुंबकन हो चुका है। ठीक है, अब इस चुंबकन और विचुंबकन के दौरान क्या घटनाएं घटती हैं इसे हम एक लूप के जरिए समझेंगे, जिस लूप को हम लोग शैथिल्य लूप के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं जरा शैथिल्य लूप, अगली हेडिंग अपनी। ठीक है, अगला चुंबकीय शैथिल्य, चुंबकीय शैथिल्य तथा शैथिल्य लूप। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम एक पदार्थ लेते हैं और उस पर हम कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अगर ना लगाएं, यानी कि हमने H का मान 0 किया है तो उसके अंदर जो चुंबकीय गुण प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, 0। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये H और I के बीच का ग्राफ है। एक्स एक्स की तरफ हमने H ले रखा है और Y की तरफ क्या रखा है, I। तो जब हमने H का मान 0 रखा तो I का मान भी क्या है, 0 मिला, ऑब्वियस है। अब जैसे जैसे मैं बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाता जाऊंगा इसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति उत्पन्न होती जाएगी, अर्थात I का मान भी बढ़ता जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि H बढ़ने के साथ I बढ़ रहा है, सही है, बढ़ेगा भी। लेकिन मामला ये है कि देखा ये गया कि इसे रेखीय रूप से बढ़ना चाहिए, सीधे सीधे एक लाइन के रूप में प्राप्त होना चाहिए, पर ये रेखीय नहीं मिलता। ये बढ़ता है कुछ इस तरीके से जैसा मैंने ये डिजाइन बनाई है, यानी कि इसके बढ़ने की दर चुंबकीय क्षेत्र लगाने के हिसाब से काफी कम होता है। तो इस तरीके से कुछ ये जाता है और एक जगह जाते जाते ये रुक जाता है। अगर मैं मान लूं ये पॉइंट ए है तो ए तक आते आते अब इसके अंदर कोई चुंबकीय गुण पैदा होना लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर अब ये चुंबकीय चीज को धारण अपने अंदर करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। हम भले H का मान बढ़ाएं लेकिन I का मान सर नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पर हम कहते हैं कि पदार्थ ने चुंबकीय संतृप्तता प्राप्त कर ली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा पदार्थ पूरा संतृप्त हो गया। जैसे आपके यहाँ कोई आया, उसकी डाइट है मान लेते हैं 6 रोटी, आपने उसको 6 रोटी खिला दिया है तो कहता है भैया अब बस हो गया, अब ज्यादा मत खिलाओ नहीं तो मेरा हाजमा बिगड़ जाएगा। तो कहानी बहुत सिंपल है, अगर ये और एक्सेप्ट करना चाहेगा तो इसका हाजमा बिगड़ जाएगा क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो हमने कहा बढ़ नहीं रहा सर, H बढ़ाने पर भी, तो अब ऐसा करते हैं H घटा कर देखते हैं क्या होगा। तो जनरली हमारे दिमाग में था किसी पथ से वापस लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब H घटाने लगे तो ये कम होना शुरू हुआ, लेकिन रास्ता कुछ ऐसा था। और एक समय आया जब फिर से ये H घटते घटते क्या हो गया, 0 पर। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ आकर अटक गया, यानी कि अब इसके पास पीछे जा नहीं रहा है ये, यानी कि ये शून्य नहीं हो रहा। तो होना ये चाहिए था, इसे आकर यहां मिल जाना चाहिए था, यानी कि I पुनः 0। जब H 0 हो गया तो I भी 0 होना चाहिए था, यानी कि इसने कुछ चीज या कुछ चुंबकीय गुण अपने अंदर परमानेंटली धारण कर लिया, यानी कि उसने कुछ चुंबकशील अपने अंदर रख लिया। तो ये वैल्यू I की 0 नहीं हो रही यहाँ पर, और इस रेंज को हम लोग कह सकते हैं धारणशीलता। ठीक है, धारणशीलता, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, धारणशीलता। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को घटाने पर अगर हमारा जो पदार्थ है अगर उसने पूरा अपना चुंबकीय गुण वापस नहीं किया, कुछ चुंबकीय गुण अपने अंदर रख लिया, तो जितना उसने अपने अंदर रख लिया है वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग क्या कह सकते हैं, धारणशीलता। अब हमने कहा सर H और हम घटा तो नहीं सकते थे तो और घटाते हैं, लेकिन घटाने का मतलब ये नहीं हुआ कि घटा रहे हैं। अब हम H को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं कि नेगेटिव में ले जाएंगे तब तो घटेगा, तो हमने घटाना शुरू किया। अब ये घटना शुरू हुआ, एक समय आया जब ये आकर फिर इस एक्स एक्स को टच किया। जब यहाँ टच करेगा तो आप समझ रहे हैं Y की वैल्यू कितनी हो गई है, 0, लेकिन H 0 यहाँ पर अब नहीं है। यहाँ पर H 0 था, I 0 नहीं हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ H का वैल्यू क्या है, 0, लेकिन I की वैल्यू 0 नहीं है। पर अब यहाँ I 0 हो चुका है H के पीछे जाने के नाते। ठीक है, तो ये पोर्शन या वो मान जितना लगाने पर हमारा जो पदार्थ है उसका I पुनः 0 हो जाए, यह हमारा क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाता है। ठीक है, अब आप फिर H की वैल्यू बढ़ाना शुरू करिए तो ये फिर विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है और एक समय आते आते फिर चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त कर लेता है। इसे आप पॉइंट लिख सकते हैं E। ठीक है,
तो यहाँ फिर से उसे चुंबकीय संतृप्ति मिल गई। अब आगे अगर आप इसका मान बढ़ा भी रहे हैं तो फिर ये बढ़ने वाला नहीं है, यहीं पर अटका रहेगा। तो हमने कहा भैया फिर से ले चलो विपरीत दिशा में H को, तो फिर ये फिर बढ़ना शुरू किया, फिर यहाँ आया और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर ये एक समय आया जब जाकर वहां से टचअप कर गया। यानी कि सेंस ये हुआ कि फिर जब आपने H का मान बढ़ाया तो A पर जाकर फिर से चुंबकीय संतृप्ति प्राप्त कर लेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो ग्राफ आप पा रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैथिल्य लूप। कोई पूछे कि सर सैथिल्य क्यों कहते हैं, तो पूरे ग्राफ के दौरान देखिएगा H का मान हमेशा ज्यादा रहा किससे, I से, I हमेशा उससे छोटा रहा, तो I H से हमेशा पिछड़ा रहा। इसी पिछड़े के नाते कहते हैं कि वो सुस्त रहा, और उसी सुस्त का थोड़ा खतरनाक या बुद्धिजीवियों वाला शब्द है सैथिल्य, इसीलिए हम इसको कहते हैं चुंबकीय सैथिल्य है। इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त हुआ वह सैथिल्य लूप कहलाता है। ठीक है, इस दौरान पक्का है क्योंकि हमने जितना ऊर्जा दिया था उतना हमको देखो यहाँ वापस नहीं मिल रहा है, जितना दिया था उतना वापस करने पर या हमारा मान घटाने पर वापस नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ ऊर्जा की हानि हो रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, शैथिल्य हानि। और इस शैथिल्य हानि का मान इस प्राप्त ग्राफ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर कोई चाहे कि सर इस पर हम थोड़ा सा बात कर लें लोहे और स्टील पर, तो क्या वो जवाब देगा, आइए देखते हैं। अगर हम लोहा और स्टील की बात कर लें तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप लोहे और स्टील का अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखिए स्टील का ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा आपको। स्टील का मतलब फौलाद, स्टील या फौलाद आपकी बुकों में लिखा होगा, ठीक है, या फौलाद, ये दोनों ही नाम यही है। और अगर लोहे के लिए यही ग्राफ आपको बनाना होगा तो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ये काफी इस तरीके से। ठीक है, ये लोहा का हो गया। अब दोनों के इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं, तो जवाब है सर स्टील या फौलाद का जो एक ग्राफ है, शैथिल्य लूप है, वो काफी बड़ा है। बड़ा होने के नाते हम समझ सकते हैं कि सर इसमें हानि ज्यादा है और इसमें हानि क्या है, कम है, क्योंकि इसका एरिया काफी छोटा है। दूसरी चीज, इसकी धारणशीलता अधिक है, यानी कि अगर स्टील एक बार चुंबकित हो गया तो विचुंबकित होना बड़ा कठिन होगा, लेकिन लोहा खट से चुंबकित भी और विचुंबकित भी, क्योंकि देखो यहीं से थोड़ी दूरी पर तृप्त हो गया और बहुत जल्दी वापस भी आ गया। यानी कि लोहे का चुंबकन विचुंबकन आसान है अपेक्षाकृत स्टील या फौलाद के। इसीलिए हम लोग अपने ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं कोर बनाने के लिए। सवाल पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में हम नर्म लोहे का कोर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर है इसका विचुंबकन चुंबकन आसान है, या उससे भी छोटे शब्दों में आप बोलना चाहें तो कह दें कि लोहे का शैथिल्य हानि स्टील की अपेक्षा काफी कम होता है, इसीलिए हम लोहे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब वैद्युत चुंबक कैसे बनता है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि परिनलिका, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा। परिनलिका ले लीजिए, उसके अंदर क्या करिए, कोई लौह पदार्थ डाल दीजिए और इसमें धारा का प्रवाह करिए। जब ये धारा का प्रवाह काफी लंबे समय तक होगा तो इसके अंदर रखा हुआ जो पदार्थ होगा वो मैग्नेटाइज यानी कि चुंबकित हो जाएगा और एक चुंबक के समान व्यवहार करेगा। इस प्रकार से हम अप्राकृतिक चुंबक बना सकते हैं। अप्राकृतिक चुंबक ज्यादातर निकेल, कोबाल्ट और आयरन की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ भी कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें हम स्टील का उपयोग कर लें तो वो परमानेंट, ये आपके जो होते हैं अपरमानेंट, नॉन परमानेंट चुंबक होते हैं, मतलब इनको जब हम चाहें तो डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने स्टील से यही काम कर लिया तो वो परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक में बदल जाता है, क्योंकि उसका विचुंबकन जैसा कि मैंने बोला काफी कठिन है, तो वो स्थायी चुंबक के रूप में चेंज हो जाता है। अब इन चुंबकों का प्रयोग हम अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह करते हैं, जैसे जनरेटर में और आर्मेचर को घुमाने के लिए। आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि जनरेटर है, नॉर्थ है और साउथ है, उसके बीच में एक कुंडली रख दिया जाता है जिसको नचाते हैं, तो नॉर्थ और साउथ वहां पर हमारे काम में आता है। जो आपकी विद्युत घंटी होती है, टन 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 बजती है आपके घरों में, वो भी आपका क्या है, इसी का एग्जाम्पल है। वहां भी हम इन चुंबकों का प्रयोग करते हैं, वैद्युत चुंबक का। और तीसरा हमारा क्या है, थर्ड क्या है, वैद्युत चुंबक का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ ट्रांसफार्मर में, वैद्युत घंटी में। इसके अलावा आप कहाँ वैद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं, तो जवाब है सर ट्रांसफार्मर में। ठीक है, वहां भी किया जाता है सर, ट्रांसफार्मर में भी उपयोग होता है इसका। और कहाँ उपयोग होता है, तो आपने क्रेन देखा होगा, क्रेन बड़ी बड़ी चीजों को बड़े आराम से उठा लेता है, वहां एक हम शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करते हैं जो किसी भी चीज को उठाने में काम आता है, खासकर लौह पदार्थों को, क्योंकि एक
अगर चुंबक है तो किसे उठा सकता है? ऑब्वियस है, लोहे से बनी वस्तुओं को उठा सकता है। तो इसलिए ये सारे फील्ड हैं जहां पर हम वैद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है कि आपको आज की टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा शेयर कर दीजिएगा, और उससे भी अच्छा लगा होगा तो प्यारा प्यारा एक कमेंट लिख दीजिएगा। जब तक के लिए मैं अगली वीडियो लेकर ना आ जाऊं, आपके दोस्त आनंद सर को रहेगा आपके प्यार और लगाव का इंतजार। जय हिंद, जय भारत।